नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 2007 से 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट की। इसे अक्सर 1930 की जो महामंदी थी उसके बाद का सबसे गंभीर आर्थिक झटका माना जाता है। हाँ बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ था। तो आज हमारी ये जो चर्चा है ये विकिपीडिया और कुछ दूसरे स्रोतों पर आधारित है। हाँ। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत कौन हुई, सी बड़ी घटनाएं थी, दुनिया भर में इसके क्या नतीजे देखने को मिले, और शायद सबसे जरूरी कि हमने इससे क्या सबक सीखा। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है ना? मतलब ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे अमेरिका के एक हाउसिंग मार्केट की समस्या ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से घुटनों पर ला दिया। जी, ये वाकई एक चेन रिएक्शन जैसा था। चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद 2000 के दशक की शुरुआत से। हाँ बिल्कुल वहीं से। देखिए, संकट की नींव ना वो 2000 के दशक की शुरुआत में ही पड़ गई थी। उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि ब्याज दरें बहुत कम थीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, ऐतिहासिक रूप से कम थी। बिल्कुल। और विदेशों से, खासकर चीन और दूसरे एशियाई देशों से बहुत पैसा अमेरिका में आ रहा था। इसे ग्लोबल सेविंग्स ग्लट भी कहते हैं कुछ लोग। तो मतलब सिस्टम में पैसा बहुत था और कर्ज लेना बहुत आसान हो गया था। अच्छा, तो पैसे की जैसे बाढ़ आ गई थी और कर्ज सस्ता मिल रहा था। हाँ, कह सकते हैं। और इसी माहौल का सीधा असर पड़ा अमेरिका के हाउसिंग मार्केट पर। घरों की कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगी। एक बुलबुला, एक गुब्बारा सा बनने लगा। ये वही हाउसिंग बबल है जिसके बारे में हम सुनते हैं। जी हाँ, वही। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि लोगों को लगने लगा कि ये कभी नीचे आएंगी ही नहीं। और इसी उम्मीद में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने लगे। और बैंकों का क्या रोल था इसमें? बैंकों ने और दूसरे लेंडर्स ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। उन्होंने लोन देने के नियम बहुत ढीले कर दिए। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने सब प्राइम लोन बांटना शुरू कर दिया। ये सब प्राइम क्या था? किन लोगों को लोन दिए जा रहे थे? सब प्राइम मतलब वो कर्जदार जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, या जिनकी आय कम थी, या जिनके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे। मतलब जिनके लोन चुका पाने की क्षमता पर सवालिया निशान था। उन्हें भी आसानी से लोन मिलने लगे। अरे, लेकिन बैंक ऐसा क्यों कर रहे थे? ये तो सीधा सीधा रिस्क था। रिस्क तो था, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो अगर कोई लोन नहीं भी चुका पाया तो बैंक घर बेचकर अपना पैसा निकाल लेंगे। और दूसरा कारण था लोन को आगे बेच देने की सुविधा। अच्छा, बैंक लोन लेकर उसे अपने पास नहीं रखते थे। नहीं, यहीं पर वो वित्तीय नवाचार या कहें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का खेल शुरू हुआ। हाँ। बैंकों ने क्या किया कि हजारों ऐसे मॉर्गेज लोन, प्राइम, सब तरह के, इनको इकट्ठा किया। ओके। और फिर इनको मिला के एक पूल बनाया और उस पूल के आधार पर नई सिक्योरिटीज बना दी, जैसे ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। और फिर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई, जैसे कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, सीडीओ। इसमें अलग अलग तरह के कर्जों को, मतलब मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, सबको मिला दिया जाता था। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा उलझावा लगता है। हाँ, उलझावा था। और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। इन जटिल प्रोडक्ट्स ने जोखिम को छुपा दिया। मतलब ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि किस सिक्योरिटी के अंदर कितना खराब लोन छुपा है। तो किसी को पता ही नहीं था कि वो क्या खरीद रहे हैं। बहुत हद तक हाँ। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाया क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने। उन्होंने इनमें से कई बेहद जोखिम भरे, कचरा लोन से भरे सीडीओस को भी टॉप रेटिंग दे दी। AAA? मतलब सबसे सुरक्षित। AAA? लेकिन कैसे? तो एक बड़ा सवाल है, शायद उनके मॉडल्स गलत थे, या शायद बैंकों के दबाव में ऐसा किया गया। वजह जो भी रही हो, इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के निवेशक, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, दूसरे बैंक इन जोखिम भरी चीजों को सुरक्षित समझकर खरीदते रहे। तो एक तरह से ये पूरा सिस्टम एक ऐसे झूठ पर टिका था जो कभी ना कभी तो सामने आना ही था। बिल्कुल। और वो हुआ 2006-07 में। अमेरिका में घरों की कीमतें जो आसमान छू रही थी वो गिरने लगी। बबल फटना शुरू हो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जिन लोगों ने सबप्राइम लोन लिए थे, खासकर वो जिनके लोन एडजस्टेबल रेट वाले थे, उनकी किस्तें बढ़ गईं। अब घर की कीमत भी गिर रही थी और किस्त भी बढ़ गई। वो लोन चुकाने में नाकाम होने लगे। तो डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे होंगे। हाँ, डिफॉल्ट्स और फोरक्लोजर्स, यानी घरों की जब्ती तेजी से बढ़ने लगी। अब जिन बैंकों और निवेशकों के पास वो MBS और सीडीओ थे, उनकी कीमत भी गिरने लगी क्योंकि उनके अंदर के लोन खराब हो रहे थे। तो अब वो टाइम बॉम्ब फटने लगा था। जी। मार्च 2008 में एक बड़ा सिग्नल मिला।
जब अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा निवेश बैंक बेयर स्टर्न्स लगभग डूबने के कगार पर आ गया। उसे सरकार की मदद से जेपी मॉर्गन चेज ने बहुत कम कीमत पर खरीदा। ये एक चेतावनी थी। लेकिन असली धमाका तो बाद में हुआ है ना, सितंबर 2008 में। हाँ, सितंबर 2008 वो महीना था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 15 सितंबर को एक और बहुत बड़ा प्रतिष्ठित निवेश बैंक लेहमन ब्रदर्स ने दिवालिया होने की अर्जी दे दी। और इस बार सरकार ने उसे नहीं बचाया। नहीं, इस बार सरकार ने फैसला किया कि उसे डूबने दिया जाए। शायद वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे, या उन्हें लगा कि बाजार इसे संभाल लेगा। लेकिन ये फैसला बहुत भारी पड़ा। क्या हुआ उसके बाद? लेहमन के डूबते ही जैसे दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में सुनामी आ गई। एक भयानक दहशत फैल गई। बैंकों का एक दूसरे पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। कोई किसी को उधार देने को तैयार नहीं था। जो क्रेडिट मार्केट था वो लगभग जम गया, फ्रीज हो गया। ओ, मतलब पैसे का लेन देन ही रुक गया। हाँ, बड़े पैमाने पर। इसे क्रेडिट क्रंच कहते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में इसका असर दिखा। लेकिन मैंने सुना है लेमैन के ठीक बाद सरकार ने एक और बड़ी कंपनी AIG को बचाया था। वो क्यों? हाँ, वो एक विडंबना ही थी। लेमैन को डूबने दिया, लेकिन अगले ही दिन दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक AIG को डूबने से बचाने के लिए सरकार को सामने आना पड़ा। ऐसा क्यों? उसमें क्या खास था? AIG ने दुनिया भर के बैंकों के उन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, CDOs वगैरह पर एक तरह का बीमा बेचा हुआ था, जिसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS कहते हैं। अगर AIG डूब जाती तो वो सारे बैंक्स जिन्होंने ये बीमा खरीदा था वो भी शायद डूब जाते। उसका असर लेमैन से भी कई गुना ज्यादा भयानक होता। इसलिए इसे टू बिग टू फेल कहा गया। टू बिग टू फेल मतलब इतना बड़ा कि उसे डूबने नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। सरकार को उसे बचाने के लिए करीब 180 अरब डॉलर का बेल आउट देना पड़ा। तो ये संकट सिर्फ अमेरिका का नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आग बहुत तेजी से फैली। यूरोप में ब्रिटेन का नॉर्दर्न रॉक बैंक मुश्किल में आ गया। लोगों की लाइनें लग गई पैसा निकालने के लिए। आइसलैंड का तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही ढह गया। आइसलैंड, पूरा देश? हाँ, उनका बैंकिंग सिस्टम उनके GDP का मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। वो इस झटके को झेल नहीं पाए। फिर आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, कई देशों में गंभीर आर्थिक मंदी आ गई। इसे ग्रेट रिसेशन कहा गया। और दुनिया भर में इसका क्या असर हुआ, मतलब आम लोगों पर? असर बहुत भयानक था। शेयर बाजार बुरी तरह गिरे, लोगों की जमा पूंजी, रिटायरमेंट सेविंग्स वहा हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकदम से कम हो गया। फैक्ट्रियां बंद हुईं, कंपनियां बंद हुईं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, खरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ, गरीबी बढ़ी। ये एक वैश्विक त्रासदी थी। ये सुनने में इतना डरावना लग रहा है। तो फिर सरकारों ने, सेंट्रल बैंकों ने इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए क्या किया? क्योंकि संकट अभूतपूर्व था तो कदम भी अभूतपूर्व उठाने पड़े। अमेरिका में, जैसा मैंने कहा, AIG को बचाया। फिर बैंकों के सिस्टम में पैसा डालने के लिए टॉप यानी ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम लाया गया। इसमें करीब 700 अरब डॉलर का प्रावधान था बैंकों से वो खराब एसेट्स खरीदने या उनमें पूंजी डालने के लिए। अच्छा, और ब्याज दरें? दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने, जैसे अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने, ब्याज दरें घटाकर लगभग शून्य कर दी ताकि लोन लेना सस्ता हो और अर्थव्यवस्था में कुछ जान आए। क्या इतना काफी था? नहीं, वो भी काफी नहीं था। तब सेंट्रल बैंकों ने कुछ नए अपरंपरागत तरीके अपनाए। इसमें सबसे प्रमुख था क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE। QE, ये क्या होता है? इसमें सेंट्रल बैंक खुद बाजार से बड़े पैमाने पर सरकारी बॉन्ड और दूसरी सिक्योरिटीज खरीदता है। इसका मकसद होता है बैंकिंग सिस्टम में और पैसा डालना और लंबी अवधि की ब्याज दरों को भी नीचे लाना। ये एक तरह से नोट छापने जैसा ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अच्छा, तो मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ताकि बैंक्स फिर से लोन देना शुरू करें और कंपनियां निवेश करें। ये सब अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने की कोशिशें थीं। और क्या भविष्य में ऐसा संकट दोबारा न हो, इसके लिए भी कुछ नियम वगैरह बदले गए? हाँ, ये संकट एक वेकअप कॉल था। दुनिया भर में रेगुलेटरी सुधारों पर जोर दिया गया। अमेरिका में 2010 में एक बड़ा कानून पास हुआ, डोड-फ्रैंक एक्ट। डोड-फ्रैंक एक्ट, इसमें क्या खास था? इसमें कई चीजें थी। इसने बैंकों पर निगरानी बढ़ाई, खासकर उन बैंकों पर जो सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, मतलब जिनके डूबने से पूरे सिस्टम को खतरा हो। डेरिवेटिव्स जैसे जो जटिल उत्पाद थे, उनके व्यापार को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई। और वो टू बिग टू फेल वाली समस्या का क्या हुआ? उसको भी एड्रेस करने की कोशिश हुई। बैंकों के लिए ज्यादा कैपिटल यानी पूंजी रखना अनिवार्य किया गया ताकि वो नुकसान झेल सकें। लिविंग विल्स जैसी चीजें लाई गईं जिसमें बैंकों को प्लान बनाना होता है कि अगर वो फेल हुए तो उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे बंद किया जा सकता है। एक नई एजेंसी भी बनी,
कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो CFPB, जिसका काम उपभोक्ताओं को गलत वित्तीय उत्पादों से बचाना है। तो मतलब काफी कुछ किया गया रेगुलेशन को सख्त करने के लिए। हाँ, काफी कुछ किया गया। हालांकि इस पर बहस हमेशा रहती है कि क्या वो काफी है और क्या रेगुलेशन खुद नई समस्याएं पैदा कर सकता है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो कह सकते हैं कि बहुत आसान कर्ज, घरों की आसमान छूती कीमतें, फिर वो बेहद जटिल और अपारदर्शी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, रेटिंग एजेंसियों की नाकामी और रेगुलेशन की कमी, इन सब चीजों ने मिलकर इस भयानक वैश्विक संकट को जन्म दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं था, बल्कि कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। और इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि फाइनेंशियल इनोवेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब वो पारदर्शिता खो देता है, जोखिम को छुपाने लगता है और निगरानी कमजोर पड़ जाती है, तो नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। और ये भी कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है, एक जगह की समस्या कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन का ये एक स्याह पहलू भी सामने आया। जो चीज इस संकट को मेरे ख्याल में खास बनाती है वो सिर्फ ये अलग-अलग कारण नहीं है, बल्कि ये कैसे आपस में जुड़े और कैसे एक वैश्विक चेन रिएक्शन बना, वो भी इतनी तेजी से। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है? नियम तो अब सख्त हो गए हैं। देखिए, शायद हूबहू ऐसा ही संकट ना दोहराया जाए, क्योंकि अब रेगुलेटर ज्यादा सतर्क हैं, बैंकों के पास ज्यादा पूंजी है, लेकिन वित्तीय दुनिया लगातार बदलती रहती है। नई तरह के जोखिम हमेशा सामने आते रहते हैं। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चिंताएं हैं, या फिर शैडो बैंकिंग सिस्टम है जो अभी भी उतना रेगुलेटेड नहीं है, या फिर क्लाइमेट चेंज से जुड़े वित्तीय जोखिम हैं। तो कह सकते हैं कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मतलब हमें लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, निरंतर निगरानी, नियमों का सही पालन और पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है, ताकि हम भविष्य में ऐसे किसी बड़े संकट से बच सकें। और शायद ये सोचना भी जरूरी है कि अगली बार जोखिम किस नए अनदेखे रूप में हमारे सामने आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस जानकारी पर जरूर गौर कीजिएगा। जी, तो आज की इस गहन पड़ताल में इतना ही। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।